नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र भूतड़ा आज आपसे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के एक विषय ऑफिस प्रोसीजर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस की पहली यूनिट जो कि ऑफिस से संबंधित है, उसमें एक टॉपिक ऑफिस प्रोसीजर है, उसकी चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमने इस विषय को पढ़ाने की योजना बनाते समय कुछ आउटकम बनाए हैं। आउटकम यानी जो हम आपको पढ़ाएंगे उसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या काम करना सीख जाओगे, उसको आउटकम कहा है। और एक मुख्य आउटकम है कार्यालयीन कार्यों की व्याख्या कर सकेगा। इस प्रकार के 5 आउटकम हैं। आज हम पहले आउटकम की चर्चा कर रहे हैं। इस पहले आउटकम के 2 लर्निंग आउटकम बनाए हमने। पहले विद्यार्थी कार्यालय के आशय की व्याख्या कर सकेगा और फिर कार्यालय के कार्यों की व्याख्या कर सकेगा। इन्हीं लर्निंग आउटकम्स और ये मेन आउटकम को लेकर के आज की हमारी पढ़ाई होगी। हम सबसे पहले ऑफिस का मीनिंग समझेंगे, कार्यालय का आशय समझेंगे। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पर चूंकि हर बिंदु जो भी ऑफिस से संबंधित कोई बात है उसकी चर्चा शुरू करने के पहले एक बार कार्यालय का आशय दोहराना उचित होता है। तो कार्यालय का जो आशय जिस पे हमने पहले चर्चा की है उसको दोहराएंगे कि कार्यालय किसी भी संस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो संस्था के लिपिकी, प्रबंधकी एवं प्रशासनिक कार्य करती है। लिपिकी, प्रबंधकी और प्रशासनिक क्या होता है, इसकी चर्चा हम जब हमने कार्यालय के कार्यों की चर्चा की थी उस समय विस्तार से कर चुके हैं। इस इकाई में संस्था से संबंधित लिपिकी कार्य किए जाते हैं। कार्यालय से ही संस्था के कार्यों का नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण किया जाता है। नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन एवं नियंत्रण मतलब कंट्रोल। कार्यालय संस्था एवं संस्था के अन्य हितग्राहियों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है। कार्यालय संस्था के पत्र व्यवहार एवं अन्य दस्तावेज तथा अभिलेखों का संधारण करता है, आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त कार्यालय वो समस्त कार्य भी संपादित करता है जो संस्था के स्वामी द्वारा समय समय पर कार्यालय के लिए निर्धारित किए जाते हैं। उपरोक्त व्याख्या के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कार्यालय वह स्थान है जहां कार्यालयीन कार्य किए जाते हैं। अभी हमने इस आशय में बार बार चर्चा की है, कार्यालय ये कार्य करता है, कार्यालय ये कार्य करता है। तो कार्यालय इकाई में कार्यरत कर्मचारी और प्रबंधक, स्थान, फर्नीचर, मशीनें, इन सबको सामूहिक रूप से हम संबोधित करते हैं तो कार्यालय बोलते हैं। तो जहां भी हम बोलेंगे कार्यालय कार्य करता है मतलब वहां कार्यालय के कर्मचारी और प्रबंधक कार्य करते हैं। अब हम आज के हमारे मुख्य विषय पर आते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कार्यालयीन कार्यविधि। कार्यालयीन कार्यविधि की चर्चा करने के पहले आप लोगों से मैं केवल कार्यविधि की चर्चा करूंगा। कार्यविधि जीवन के प्रत्येक चरण में और व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक स्थान पर कार्यविधि या प्रोसीजर का महत्व है। कार्यविधि यानी काम करने की विधि या काम करने का क्रम। आप लोग जो भी काम करते हैं अपने जीवन में, चाहे पढ़ने का हो, चाहे कुछ नौकरी करने का हो, चाहे व्यवसाय करने का हो या जीवन को, कैरियर को बनाने का हो, सबका अपना एक प्रोसीजर है। दैनिक तौर पे भी एक प्रोसीजर होता है। आप अपने घर में सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अगर कोई पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, फिर स्वल्पाहार करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपने काम के लिए या पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। ये प्रोसीजर एक सेट है। ऐसा उल्टा नहीं होता है कि पहले आप काम के लिए निकल जाते हैं, फिर काम वाली जगह पर जाके स्नान कर लेते हैं, फिर तीसरी जगह जाके कोई पूजा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो एक बना बनाया रूटीन है उनमें हर एक क्रियाओं का एक निश्चित क्रम है। इसी प्रकार से कार्यालय में भी काम करने का एक निश्चित क्रम है। तो कार्यालयीन कार्यों को संपन्न करने के निश्चित क्रम को कार्यालय कार्यविधि कहते हैं। तो अभी हम कार्यालय के आशय की चर्चा कर चुके हैं। अब हम कार्यालय कार्यविधि की चर्चा विस्तार से करेंगे।
तो कार्यालय में जो भी काम किए जाते हैं उन कार्यों को करने का एक निश्चित क्रम है। जैसे कार्यालय में कोई पत्र आता है तो आवक विभाग जो है, रिसिप्ट सेक्शन है, उस पत्र को लेता है। लेने के उपरांत तो उसको डॉकेटिंग करता है और डॉकेटिंग करके वो जिसको भेजना है उसको भेज देता है। फिर वो उस पत्र को पढ़ करके उसके अनुसार या तो कार्रवाई करता है या उसका जवाब तैयार करता है। फिर या तो कार्रवाई करता है तो उन कामों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, या जवाब तैयार करना है तो जवाब को भेज देता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई शैक्षणिक संस्था है, उसमें बच्चों का एडमिशन कराने की एक प्रक्रिया है कि पहले संस्थान सूचना जारी करता है। वो सूचना संस्थान के स्कूल कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे भी लगाई जाती है और विज्ञापन भी किया जाता है। उसके आधार पर जो भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, वो एक प्रवेश पत्र या प्रवेश फॉर्म, एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं। फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद उनका चयन होता है, उनको अलॉटमेंट किया जाता है, फिर वो फीस जमा करते हैं और फिर उनका एडमिशन हो जाता है। इस प्रकार से हर एक कार्यालय के प्रमुख कार्यों का एक निश्चित क्रम होता है और इसी क्रम को ऑफिस प्रोसीजर कहते हैं। अनेक स्थानों पर ऑफिस सिस्टम, ऑफिस प्रोसीजर और ऑफिस रूटीन, इन शब्दों को लेकर के भ्रम रहता है। यद्यपि तीनों अलग अलग है, ऑफिस सिस्टम अलग है, ऑफिस प्रोसीजर अलग है और ऑफिस रूटीन अलग है, पर कहीं कहीं ऑफिस प्रोसीजर और ऑफिस रूटीन को समानार्थी शब्दों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पर हमें ये मानते हुए कि ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस सिस्टम, ऑफिस रूटीन, इन सब की मूल भावना यही है कि कार्यालय में जो काम किए जाएं उनका एक निश्चित क्रम हो। तो हम ऑफिस प्रोसीजर के आशय को समझेंगे कि कार्यालयीन कार्यों को संपन्न करने के निश्चित क्रम को कार्यालय कार्यविधि कहते हैं। इससे तात्पर्य कार्यालय के लिपिकी कार्यों की एक ऐसी श्रृंखला से है जो पूर्व निर्धारित होती है तथा जिसका उद्देश्य कार्यालयीन कार्यों में एक रूपता व क्रमबद्धता बनाए रखना होता है। लिपिकी कार्य, कार्यालय के कार्यों का सबसे बड़ा हिस्सा लिपिकी कार्य ही होते हैं और प्रबंधकीय और प्रशासकीय कार्य भी लिपिकी कार्यों के माध्यम से ही संपादित होते हैं। तो जो भी लिपिकी कार्य हैं उनका एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम में उस काम को करना है ताकि एक रूपता व क्रमबद्धता बनाए रखें और उससे समय की बचत भी होती है और गलतियों की संभावना कम हो जाती है। कार्यालय कार्यविधि को दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, कार्यालय कार्यविधियां कार्यालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिपिकी क्रियाओं की श्रृंखला है जो कार्यालय प्रबंधक के नियंत्रण व निरीक्षण में संगठित की जाती है। अब पहले क्रम निर्धारित हो गया कार्यों का, फिर जो ऑफिस मैनेजर है, कार्यालय प्रबंधक है, वो उसको निरंतर उसका पर्यवेक्षण चलता रहता है और जहां कहीं भी चूक होती है या क्रम में कोई गतिरोध आता है तो वो उनको ठीक करके नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कार्यालयीन कार्यविधि बार बार किए जाने वाले कार्यालयीन कार्यों को समान ढंग से तथा लगातार करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों का एक योजनाबद्ध क्रम है। तो बार बार हमने ये देखा है कि कार्यालय कार्यविधि मतलब कार्यालय में किए जाने वाले कार्यों का निश्चित और योजनाबद्ध क्रम है। अब कार्यालय कार्यविधि को हम जो पढ़ रहे हैं तो ये मौखिक नहीं है। हर कार्यालय को अपने कार्यालय में कार्यविधि लिखित में तैयार करना चाहिए। आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, नौकरी करेंगे तो नौकरी की दृष्टि से उपयोगी है, व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय की दृष्टि से उपयोगी है और ये व्यक्ति के जीवन में भी उपयोगी है। आप भी अगर अपना टाइम टेबल पूरा रूटीन ठीक बना के रखेंगे तो आपको उसके लाभ मिलेंगे। अब इसके लक्षण क्या है? कार्यालय कार्यविधि लिपिकी प्रकृति के कार्यों का अनुक्रम है। चूंकि हम कार्यालय कार्यविधि की बात कर रहे हैं तो लिपिकी प्रकृति के कार्यों का अनुक्रम है। जब केवल कार्यविधि की बात करेंगे तो वो लिपिकी और अलिपिकी सारे कार्यों का अनुक्रम है। क्योंकि यहां हम कार्यालय कार्यविधि के लक्षण पढ़ रहे हैं तो कार्यालय कार्यविधि लिपिकी प्रकृति के कार्यों का अनुक्रम है और यह अनुक्रम यानी सीक्वेंस ये
पूर्व निर्धारित है, पहले से निर्धारित है। पहले से निर्धारित का मतलब कि इसको निर्धारित करने के पहले चर्चा हुई है, आपस में फीडबैक लिया गया है, कौन सा क्रम, कौन सा काम पहले करना ठीक है, कौन सा बाद में करना ठीक है, ये पूर्व निर्धारित है। तो उसी क्रम में उस काम को करना पड़ेगा और इसी सीक्वेंस के आधार पर कार्यालय की दिनचर्या निर्भर करती है। जैसे ऑफिस में कोई जाता है, उसको पता है मेरे को जाते से क्या काम करना है और वो उस काम को करने लग जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी लोग कार्यालय में काम करते हैं वो आते से सबसे पहले अपने मैनेजर के पास जाएंगे, फिर मैनेजर सबको अलग अलग काम समझाएगा, फिर सब लोग वापस आकर के अपनी चेयर पर आएंगे, फिर से काम करेंगे। इससे समय की भी बर्बादी होगी और काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो जहां भी ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस कार्यालय कार्यविधि लिखित में उपलब्ध है, सारे लोगों को उसका प्रशिक्षण प्राप्त है, तो वहां पर दिक्कत नहीं आती है। कार्यालय कार्यविधि का उद्देश्य कार्यों में एक रूपता स्थापित करना होता है। क्योंकि कार्यालय स्थायी रहता है, किंतु कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अगर किसी भी काम करने की जो प्रक्रिया है, जो क्रम है, वो एक रूप रहता है, तो यदि कोई काम करने वाला व्यक्ति किसी दिन कार्यालय में नहीं आता है, या वो दूसरे कार्यालय में चला जाता है, या नौकरी छोड़ देता है, या अन्य कोई कारण से उपस्थित नहीं है, तो जो अगला व्यक्ति उस काम को करेगा वो उस काम को उसी क्रम से उसके आगे से करने लगेगा, अगर कार्यविधि पहले से निर्धारित है। तो कार्यविधि का लक्षण है कि ये लिपिकी कार्यों का अनुक्रम है और इसी के आधार पर दिनचर्या निर्भर होती है और ये एक रूपता के साथ होती है। कार्यालय किसी पर्यवेक्षक के नियंत्रण में निश्चित तथा संचालित होती है। अर्थात जो कार्यालय कार्यविधि है, कहीं ना कहीं कोई उसका मैनेजर है, प्रबंधक है, सुपरवाइजर है, जो जिसने उसको तय किया है, और वो ये भी ध्यान रखेगा कि उसी क्रम से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। कार्यालय कार्यविधि में एक या एक से अधिक विभागों में कार्य करने वाले, या विभागों से आशय है कि कार्यालय के जो अनेक उप विभाग है, आवक विभाग, रोकड़ विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, स्थापना विभाग, ये जो अलग अलग विभाग है, तो किसी किसी कार्यालय के कार्य में एक से अधिक उप विभागों की जब जरूरत पड़ती है, तो वहां भी यह ऑफिस प्रोसीजर कार्यालय कार्यविधि एक समान काम करती है। यह कार्यालय कार्यविधि तर्कयुक्त एवं तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जब भी कोई कार्यविधि निर्धारित हुई है तो उसके पहले निश्चित तौर से जो निर्धारित करने वाले अधिकारी हैं उनकी चर्चा हुई है। उन्होंने कौन सा क्रम कैसा होना चाहिए, कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, किस काम को करने में कितना समय लगना चाहिए, किस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, किस काम को करने के लिए कौन कौन से संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, ये सारी व्यवस्था पूर्व निर्धारित होती है और चर्चा के बाद निर्धारित की जाती है। और जो कार्यालय कार्यविधि है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि ये कार्यालयीन कार्यों को सरल बनाती है। तो जहां ये सारी चीजें शामिल है, वहां ये मानना चाहिए कि ये कार्यालय कार्यविधि है। अन्यथा काम तो हो ही जाता है, आप कुछ भी तय मत करो, आके सुबह से अपना काम करने लग जाओ, कागजों को फाइल में मत रखो, जो भी कागज आते हैं उनको एक पेटी में डालते जाओ। जब कागज को ढूंढना है, सारे कागज बिखेर दीजिए, सारे निकाल दीजिए, काम का कागज ढूंढ लीजिए। पर यह कार्यालय के कार्य करने का तरीका नहीं होता है। कार्यालय में हर काम सुव्यवस्थित, अनुशासित और प्रमापित रूप में होना चाहिए। तो जब कार्यालय कार्यविधि है तो वो कार्यों को सरल बनाती है। अब इसके लाभ क्या है? लाभ की चर्चा करने के पहले हम ये समझ लें कि हम जो कार्यालय कार्यविधि की चर्चा कर रहे हैं, ये लिखित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है, उसने अपने मन में निर्धारित कर लिया कि ये कार्यालय कार्यविधि होगी और वो निर्देश देते गए और काम होता गया। अगर किसी दिन विशेष में वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है या किसी समय विशेष पर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है और एक क्रम पूरा हो गया, तो अगले क्रम की जानकारी फिर नहीं होने से काम अटक जाता है। तो जब भी हम बात करेंगे कि कार्यालय कार्यविधि अनेक प्रकार से लाभदायक है, इसकी अनेक उपयोगिता है। अब यहाँ हम फिर से पहले वाली चर्चा करेंगे कि कार्यविधि, काम करने का क्रम कार्यालय में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ पहुंचाता है।
अगर आप बिना किसी पूर्व निर्धारित क्रम के कोई सा भी काम करने लग जाते हैं तो कितनी बार आपका समय और आपका प्रयास व्यर्थ हो जाता है। तो इसके अनेक लाभ हैं। अब जब हम इसकी चर्चा करेंगे कि कार्यालय कार्यविधि की उपयोगिता और लाभ, तो आप लोग अपने दिमाग में ये भी रखिएगा कि चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, या इन तीनों में से कुछ भी नहीं करते हो, तो भी प्रोसीजर का अपना एक लाभ होता है। प्रक्रिया के निर्णय में शीघ्रता, जैसे ही कोई काम आता है उसकी प्रोसेस क्या होगी, ये निर्णय करने में अगर कार्यालय कार्यविधि आपके पास लिखित में उपलब्ध है तो आपको निर्णय करने में शीघ्रता होगी। समय की बचत, चूंकि निर्णय करने में शीघ्रता हुई है और हमें पता है कि प्रत्येक चरण के बाद कौन सा चरण हमको संपादित करना है, तो बार बार सोचने के लिए हमारा समय खराब नहीं होता है और समय की बचत हो जाती है। नए कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहायक, अगर कोई नई भर्ती होती है और कार्यालय में भर्ती होना एक स्थायी काम है, तो यदि किसी कर्मचारी की भर्ती होती है और उस कर्मचारी को काम सीखना है, तो अगर लिखित में ऑफिस प्रोसीजर कार्यालय कार्यविधि उपलब्ध है तो उससे उसको काम करने में, काम करना सीखने में सुविधा हो जाती है। मनोबल वृद्धि, अगर हमें काम पता है, हमें क्रम पता है, हमें कौन सा काम कितनी देर में करना है, ये यदि कर्मचारी को पता होता है तो उसका मोरल बहुत हाई होता है, उसका मनोबल बड़ा उच्च होता है। अगर उसको पता ही नहीं है कि ये काम करने के बाद मेरे को करना क्या है, वो फिर बैठा हुआ है, फिर अगला आता है कोई उसको काम का क्रम दूसरा बता देता है, फिर कोई अधिकारी आता है वो क्रम कोई अलग बता देता है, तो फिर उसका धीरे धीरे मन काम में लगना बंद हो जाता है। और अगर काम में मन नहीं है, मन का बल अगर काम में नहीं है, मनोबल नहीं है, तो फिर वो काम उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है। मनोबल यानी मन का बल, किसी भी काम को एक तो हम शारीरिक रूप से करते हैं और एक मन से करते हैं। तो मन तो कोई अलग से कोई चीज है नहीं, आपका शरीर ही है, पर अगर उस काम को करने में हमारा मन भी लगता है तो हम उस कार्य को अच्छे तरीके से और ज्यादा गुणवत्ता के साथ कर सकते हैं। अधिकार के भारापरण में सहायक, भारार्पण यानी एक व्यक्ति अपने अधिकार अन्य व्यक्ति को सौंपता है कि जो मेरे अधिकार है वो मैं आपको दे रहा हूं और इन अधिकारों का उपयोग करके आप काम को करिएगा। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी जो अगर लिखित आपकी ऑफिस प्रोसीजर है तो इसका लाभ मिलता है। नियंत्रण के आधार की स्थापना, अब जो लोग काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही क्रम में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक क्रिया में जो समय लग रहा है वो ज्यादा तो नहीं लग रहा है, जो संसाधनों का उपयोग हो रहा है वो मिसयूज ऑफ रिसोर्सेस तो नहीं हो रहा है। ये सब देखने के लिए अगर ऑफिस प्रोसीजर लिखित में अवेलेबल है तो निश्चित तौर से वो नियंत्रण आसान हो जाता है और अनेक अवसरों पर तो नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं रहती है। एक स्व चलन के आधार पे कार्यालय स्व अनुशासन में चलता रहता है। कुशलता में वृद्धि, और अगर प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि मुझे कौन सा काम करना है, जो काम मेरे पास आएगा उसके पहले उस संबंध में कौन कौन लोग क्या क्या काम कर चुके हैं और मेरे बाद किस किस को इस पर क्या क्या काम करना है, तो उसका काम करने का तरीका और कुशल होता जाएगा और वो और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। आप लोगों को बताएं, हम आप जब परीक्षा देते हैं तो आपसे बोला जाता है कि अपना रोल नंबर ठीक से लिखिएगा, रोल नंबर में गड़बड़ मत करिएगा। और अगर आप वो गोला भरने वाली परीक्षा से परीक्षा देते हैं तो आपको ऊपर नंबर भी अंकों में लिखना पड़ता है और उसके नीचे फिर उस गोले को भी पेंसिल से या पेन से काला करना पड़ता है। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि ऐसा क्यों कराया जाता है तो आप उतने ढंग से नहीं करेंगे, पर अगर आपको पता है कि भाई ये इसलिए ऐसा कराया जाता है कि इसके आधार पर वो कंप्यूटर शीट को पढ़ करके, मशीन के माध्यम से पढ़ करके और आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो अगर आपने गलत रोल नंबर डाल दिया है तो हो सकता है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगे। तो इस प्रकार से यदि सबको प्रोसेस पता है, सबको प्रोसीजर पता है, तो प्रत्येक काम करने वाला कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से काम करेगा और काम की करने में कुशलता में उसकी वृद्धि होगी और काम की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। मितव्ययिता, अब जब पहले से निर्धारित है कि किसी भी काम के आने पर कौन कौन सी क्रियाएं संपादित की जाएगी
उनके लिए क्या क्या साधन लगेगा, कौन कौन सा समय लगेगा। तो संसाधनों की उपलब्धता और उनका उपयोग करने के लिए एक निश्चित प्लान बनाया जा सकता है। स्टेशनरी नियंत्रण का प्लान बनाया जा सकता है, समय नियंत्रण की भी योजना बनाई जा सकती है, और कितने कर्मचारी लगेंगे ये भी तय हो सकता है। तो अनावश्यक व्यय से भी छुटकारा कार्यालय को मिलता है। कार्यों का शीघ्र निष्पादन, निश्चित तौर से जब हमें क्रम पता है, हमें क्या करना है ये पता है, सारे संसाधन उपलब्ध हैं, सारे कर्मचारी उपलब्ध हैं, तो काम तेजी से होगा। तो एक बार हम चर्चा कर ले कि कार्यालय के जो उपयोगिता है कार्यालय कार्यविधि की वो क्या क्या है। पहली है प्रक्रिया के निर्णय में शीघ्रता, दूसरी है समय की बचत, तीसरा है नए कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहायक, मनोबल में वृद्धि और अधिकारों के भारार्पण में सहायता, और नियंत्रण के आधार की स्थापना, कुशलता में वृद्धि, मितव्ययिता और कार्यों का शीघ्र निष्पादन। जब आपने इसके लाभों की चर्चा कर ली है तो आपके मन में ये जरूर आएगा कि ऑफिस प्रोसीजर का निर्धारण कैसे होता है। ये आपको हर दृष्टि से ध्यान से सुनना है। मैं अपने हर लेक्चर में बार बार बोलता हूँ कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये केवल पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसका आपके जीवन में उपयोग है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो उपयोग है, व्यवसाय कर रहे हैं तो उपयोग है, पढ़ाई कर रहे हैं तो उपयोग है। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका उपयोग है, इसलिए उसको उस दृष्टि से सीखिएगा। कि जैसे अब मान लीजिए कि ऑफिस प्रोसीजर का निर्धारण कैसे होता है। पहला विषय लिखा है कार्यालय के कार्यों की सूची बनाना चाहिए। जब हम ऑफिस की चर्चा कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कार्यालय के कार्यों की सूची बनाना चाहिए, और अगर हम ऑफिस की चर्चा नहीं भी करें तो कार्यों की सूची बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कौन कौन से काम करना है इसकी सूची उसके पास होना चाहिए। तो ऐसी कार्यालय में भी होना चाहिए कि अगर आप कार्यालय के लिए कुछ बना रहे हैं, प्रोसीजर बना रहे हैं, तो पहले ये तो पता हो कि हमको काम कौन कौन से करना है। तो सबसे पहले कार्यालय के कार्यों की सूची बनाएंगे। फिर जिन कार्यों की हमने सूची बनाई है वो कार्य अगर उस कार्यालय में पहले से हो रहे हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या विधि अपनाई जाती है, उसका अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पहले से प्रचलित प्रक्रिया है वो गलत ही है, और ऐसा भी नहीं है कि पहले से जो प्रक्रिया प्रचलित है वो बिल्कुल सही है। एक निष्पक्ष खुले दिमाग से हमको काम करने की जो प्रक्रिया प्रचलित है उसका अध्ययन करना चाहिए, और उसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है, पहले के लोगों ने ये प्रक्रिया क्यों अपनाई है, उसका क्या कारण है, अगर हमको गलत लग रही है तो क्यों लग रही है, उसका क्या कारण है। इन सब पे विस्तार से समान योग्यता वाले लोगों के बीच में चर्चा करना चाहिए और काम करने वाले लोगों से फीडबैक लेना चाहिए। कार्यालय अभिन्यास का अवलोकन करना चाहिए। कार्यालय अभिन्यास से आशय कार्यालय की सजावट, कार्यालय की जमावट। कार्यालय अभिन्यास यानी कि कौन व्यक्ति कार्यालय में कहाँ बैठेगा, किस काम की टेबल कहाँ लगेगी। ये अभिन्यास का उद्देश्य ये है कि कार्यालय कर्मचारी और कार्यालय में आने वाले लोगों का मूवमेंट कम से कम हो, उनको कम से कम चलना पड़े। जैसे कार्यालय का आवक विभाग है, आवक विभाग यानी कार्यालय में कोई भी डाक आती है तो उस विभाग में आती है, तो हमको उसको कार्यालय के दरवाजे के प्रारंभ में ही रखना चाहिए। अगर उसको सबसे आखिरी में रखेंगे तो जो भी डाक देने आएगा वो पूरे कार्यालय को पार करके जाएगा और फिर वहां से डाक दे करके वापस आएगा। तो अभिन्यास का उद्देश्य यही है कि कार्यालय कर्मचारी और कार्यालय में आने वाले आगंतुकों को कम से कम चलना पड़े, आपस में टकराट ना हो, निकलने में सुविधा हो, एक दूसरे की टेबल इस प्रकार से लगी हो कि जो काम जिन दो टेबलों के बीच में संपन्न होता है वो दोनों टेबल और उनके कर्मचारी पास पास बैठे। इस प्रकार से कार्यालय अभिन्यास होता है। कार्यालय अभिन्यास की विस्तार से चर्चा हम उस समय करेंगे जब कार्यालय अभिन्यास या ऑफिस लेआउट के बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्यालय कार्यविधि का निर्धारण करते समय कार्यालय अभिन्यास का भी अवलोकन करना चाहिए। कार्यों को करने का क्रम निर्धारित करना चाहिए। अब जो कार्य हम कर रहे हैं वो किस क्रम में होगा, या दो प्रकार की योजना बना सकते हैं, एक जीरो बेस
एक आप पुरानी फाइल देख करके कि प्रचलित प्रक्रिया है उसमें क्या क्रम है उसको देख लें, और चाहे तो उसमें कुछ रिवाइज कर दें, संशोधन कर दें, परिवर्तन कर दें, या पुरानी बात को सोचे ही नहीं, ये मान करके कि हम नए कार्यालय की स्थापना कर रहे हैं तो हमको किस प्रकार से क्रम निर्धारित करना चाहिए, और फिर प्रचलित प्रक्रिया और हमारे द्वारा तैयार की गई नई प्रक्रिया दोनों को आपस में मिला करके एक श्रेष्ठ प्रक्रिया का निर्धारण हमको करना चाहिए। कागजी कार्रवाई को न्यूनतम करना, कार्यालय का उद्देश्य ही है कि लागत को कम करना। तो जिस संस्थान का कार्यालय है उसकी सेवाओं को, उसके उत्पादन की लागत को तो कम करना ही है, कार्यालय को अपने भी लागत कम करना चाहिए। तो कागजी कार्रवाइयों को कम से कम करना चाहिए। ऐसी योजना बनाएं कि कम से कम कागज का उपयोग हो, कम से कम स्टेशनरी का उपयोग हो। कार्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, हर कार्यालय की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो जिस कार्यालय की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख करके हमको योजना बनाना चाहिए। कार्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करना, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आप पढ़ करके गए कि इस काम की ये मशीन आती है, इस काम में इतने लोग लगते हैं, पर वहां वो मशीन ही नहीं है। तो जो भी उपलब्ध है उस उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्यालय कार्यविधि का निर्धारण करना। इसलिए किसी एक कार्यालय की निर्धारित कार्यविधि अगले कार्यालय के लिए उपयोगी हो जरूरी नहीं है। कार्यालय के दोहराव से बचाओ, कोई भी कार्य बार बार ना करना पड़े, ये सोच लें। ऐसा ना हो कि कार्य का रिपीटेशन हो, एक व्यक्ति ने जो काम कर दिया फिर तीसरे व्यक्ति ने वही काम करा, इसकी सावधानी रखें। और कर्मचारियों का परामर्श लेना सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग काम करने वाले हैं उनकी सलाह के बगैर अगर आपने कुछ भी निर्णय करा है तो उसको लागू करने में बहुत कठिनाई आएगी, इसलिए कर्मचारियों का भी परामर्श लेना चाहिए। अब इतनी चर्चा के बाद हमको ये सोचना है कि हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, हमको कुछ आता भी है कि नहीं। तो इसके लिए हमने आपके लिए 3 प्रश्न यहाँ आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तो एक जो इस कोर्स का मूल प्रश्न है कि कार्यालय से क्या आशय है, इसको आपको बार बार लिखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है, तो ये प्रश्न करेंगे। फिर दूसरा आप प्रश्न तैयार करेंगे, कार्यालय कार्यविधि से क्या आशय है, कार्यालय कार्यविधि से आप क्या समझे हैं ये आप बताएंगे। और कार्यालय कार्यविधि के लाभों का वर्णन कीजिए। लाभों का वर्णन इसलिए कराया जाता है किसी भी विद्यार्थी से कि अगर उसको जो पढ़ाया गया है उसके लाभ के बारे में उसको पता नहीं है तो उसका मन उसको पढ़ने में या उस काम को करने में नहीं लगेगा। इसलिए आप कार्यालय कार्यविधि के लाभों का वर्णन कीजिए। यही ध्यान रखिए कि अभी हमने आपको 8, 9, 10 जो भी पढ़ाया है कार्यालय कार्यविधि के लाभों के पॉइंट्स, वो अंतिम नहीं है। आप उससे बढ़कर के भी लिख सकते हैं, ज्यादा भी लिख सकते हैं। कार्यालय का आशय भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं और कार्यालय कार्यविधि को भी अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको हमारे लेक्चर के अलावा जो उपलब्ध लिटरेचर है, उपलब्ध किताबें हैं, जो बुक्स हैं, उनका अध्ययन करना होगा। इसके लिए हम आपको एक पुस्तकों की नमूना सूची भी दे रहे हैं जिसमें लगभग 7 किताबों के बारे में बताया गया है। तो ये किताबें आप चाहें तो लाइब्रेरी से कंसल्ट करें या किसी से मांग करके पढ़ें, पर ये अंतिम सूची नहीं है। यहाँ भी ये ध्यान रखिए कि इसके अलावा भी अन्य किताबें हो सकती है या आप इंटरनेट के माध्यम से भी इसको सर्च कर सकते हैं। और ये करने के बाद इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार करना है। कार्यालय से क्या आशय है, कार्यालय कार्यविधि से क्या आशय है और कार्यालय कार्यविधि के लाभों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।